हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022 का नया संस्करण जारी किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने सारे अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया है, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, साथ ही साथ संक्षिप्त आपके संक्षिप्तियाँ, उसके अलावा खेल, बिहार पीसीएस से संबंधित सारे घटनाक्रम को हम लोगों ने इस आपके पुस्तक में डिस्कस किया गया है। तो जितने भी आपके इस पुस्तक से संबंधित वीडियो लेक्चर्स हैं आपको इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपलब्ध होंगे, जिनमें जैसा कि आप लोगों को पता है कई सारे अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको इस पुस्तक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखला पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके लिए समझना काफ़ी आसान होगा, आपको आसानी से वो विजिबल होगा। जबकि यहाँ पर आप पीडीएफ में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उतनी विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी लोग इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं, इसे आप हमारे समसामयिक घटना चक्र के ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं, या फिर आप मार्केट में उपलब्ध ये पुस्तक आपकी है जिसको वहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो घटनाक्रम है वो आधारित है वैज्ञानिक परिदृश्य पर। जैसा कि आप पता है कि आज हम लोग साइंस के पार्ट 2 के यानी अपना जो वैज्ञानिक परिदृश्य है उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने वैज्ञानिक पार्ट 2 के सेशन की तरफ। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट को अपने इस वैज्ञानिक परिदृश्य में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाकर जरूर देखिएगा पार्ट 1 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। चलिए इसमें पहला हमारा है, ये आपका जो चल रहा है अभी आपके एक प्रकार से जितने भी आपके रोग हैं, जितनी बीमारियां आई थी उनसे संबंधित सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट हमारा है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। कौन सा? अभी हाल ही में कोविड वायरस का 2021 में नवंबर में ये एक नया वायरस का एक प्रकार से नया स्ट्रेन मिला था जिसका नाम है SARS-CoV-2 विषाणु। इसके एक नए संस्करण का पता चला है। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। और इस संस्करण को इसका नाम क्या रखा गया है? B.1.1.529 या फिर ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम क्या दिया गया था? ओमिक्रॉन। जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कहां से मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के एक बछड़े का जन्म हुआ है। कौन सी तकनीकी से? तो नाम है आईवीएफ तकनीकी, ठीक है। कहां पर जन्म हुआ है? तो ये आपका बन्नी भैंस के एक बछड़े का जन्म हुआ है भारत में, याद रखिएगा। कहां पर? गुजरात में, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि 22 अक्टूबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीकी के माध्यम से भारत में पहली बार यहाँ पर बन्नी भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है। और यह प्रक्रिया सुशीला एग्रो फार्म्स के द्वारा पूरी की गई है, जो कहाँ पर है? गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सोमनाथ जिले के धनेज गांव में है। इसके पहले वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ के गोपाल नगर में आईवीएफ तकनीक से भारत का पहला गाय के बछड़े ने जन्म लिया था। और ये आपकी पहली बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। 2017 में गाय के बछड़े का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका छत्तीसगढ़ के गोपालपुर में, ठीक है। बन्नी भैंस होती क्या है? तो ये आपकी बन्नी भैंस एक प्रकार के कक्षी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। और बन्नी भैंस अपने उत्कृष्ट जर्म प्लाज्म, अपनी दुग्ध उत्पादकता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए फेमस है, यानी एक प्रकार से कई दिनों तक भूखे प्यासे रह सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है बन्नी भैंस की। ये जो आपकी बन्नी भैंस है ये गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। और बन्नी भैंस अपने एक स्तन श्रवण औसतन लगभग 2857.2 किलोग्राम दूध देती है। यानी स्तन श्रवण का मतलब है एक बार में एक प्रकार से बछड़ा होने के बाद जो पूरा एक सेशन चलता है जिसमें जब तक वो दूध देती है उसमें वो लगभग 2857 किलोग्राम दूध देती है। और इसमें वसा की मात्रा 6.65% रहती है, ठीक है। 2010 में इसे देश की 11वीं भैंस नस्ल के रूप में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया गया था। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी भैंस को ये राष्ट्रीय मान्यता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉस्क्यूरिक्स। अभी हाल ही में मॉस्क्यूरिक्स को पहला मलेरिया रोधी टीका घोषित किया गया। किसका? मॉस्क्यूरिक्स को पहला मलेरिया रोधी
टीका यहाँ पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का मतलब होता है एक प्रकार से ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन को, टीका को दूसरी जगहों पर भेजना। और ऐसी पद्धति हमारे भारत में सबसे पहली बार तेलंगाना के विकाराबाद जिले से शुरुआत की गई है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल कहाँ से? तेलंगाना से। और यह परियोजना लॉन्च होने के साथ ही तेलंगाना टीकों के से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यानी एक प्रकार से जो टीका आपके हैं उनको आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहल आपकी तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा है हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। ठीक है, हृदयाघात शोध हेतु यानी एक प्रकार से हृदयाघात मतलब जो आपका हार्ट अटैक आता है उसके शोध के लिए भारत का पहला बायो बैंक जो है अभी हाल ही में यह आपका 5 अगस्त 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, यह भविष्य के उपचारों के लिए एक नई मार्गदर्शक के रूप में रक्त बायोप्सी और आपके नैदानिक आंकड़े को इकट्ठा करता है, यानी एक प्रकार से जितने भी डाटा होते हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो हमारे वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित हैं। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान के बारे में। पर्यावरण विज्ञान में सबसे पहला हमारा पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नए भारतीय रामसर साइट। कौन से? अभी हाल ही में नए भारतीय रामसर स्थलों की घोषणा की गई है और एक साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आपको पता है यह आपका 1972 से शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 10 नए स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, कितने स्थल हैं नए? तो 10 नए स्थल हैं जिनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 64 हो गई है। ठीक है, पहले कितने थे? 49 थे, उसके बाद 5 नए जोड़े गए और 10 नए जोड़े गए। इस प्रकार से अब टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? 64 टोटल संख्या हो चुकी है भारत में रामसर स्थलों की। 10 नए रामसर स्थलों में से 6 स्थल आपके कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, यानी सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ से घोषित किए गए हैं? तमिलनाडु से। उसके अलावा एक गोवा से है, कर्नाटका से है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। इन सभी राज्यों से एक एक प्लेस को रामसर स्थल घोषित किया गया है। कौन कौन सी जगह है? तो पहला आपका यहाँ पर उदय मर्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यहाँ पर कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उसके अलावा वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व ये भी आपका तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु। आपको पता है आपका शुष्क भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका और सतकोशिया गार्ज ये आपका उड़ीसा में है। टोटल कितने? तो 10। टोटल 10 नए स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया, जिसमें से 6 आपके कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से। इसके पहले 26 जुलाई 2022 को इसी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति में भारत के 5 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि शामिल की गई थी, इसमें रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जिनमें एक आपका है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उसके अलावा पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, शांख सागर मध्य प्रदेश, ये 5 को शामिल किया गया था। और 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर, यानी अभी जो आपको हमने बताया विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, इसी अवसर पर भारत के 2 नई आर्द्रभूमियों को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो एक आपका है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा आपका है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया गया था इसके पहले। उसके अलावा जो आपका है ये आप देखेंगे जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये एक प्रकार से मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? गुजरात में कच्छ के खाड़ी में स्थित है। ठीक है, खिजड़िया जो आपका है कहाँ पर है? ये गुजरात के खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में। और जो आपका बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी
प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि भी है, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व की पहली सिपिंग कैट की गणना, कौन सी? विश्व की पहली सिपिंग कैट की गणना, ये आपका फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून 2022 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का विकास प्राधिकरण के द्वारा ओडिशा स्थित चिल्का झील में कुल इतने आपके 176 फिशिंग कैट है, ऐसा एक प्रकार से रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है ये आपका रिपोर्ट? तो ये जारी किया गया है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, और फिशिंग कैट की गणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है, जिसमें 176 फिशिंग कैट हैं। और यह विश्व में फिशिंग कैट की पहली गणना है जो किसी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर संचालित की गई है। फिशिंग कैट क्या है? एक प्रकार से जंगली बिल्ली है, एक प्रजाति है, उसी की याद रखिएगा फिशिंग कैट। और इसका आकार जो हमारे सामान्य घरों में जो बिल्लियां रहती हैं उनके आकार से लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, उनके आकार से लगभग 2 गुना इनका आकार होता है फिशिंग कैट का। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो फिशिंग कैट अथॉरिटी आपकी है उसी के द्वारा इसको किया गया है, चिल्का के। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रियोनेलोरस विवेरिनस इसका वैज्ञानिक नेम है। और एक वयस्क फिशिंग कैट का आकार लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तथा इसका वजन लगभग 5 से 16 किलोग्राम का होता है। फिशिंग कैट ज़्यादातर आर्द्र भूमि क्षेत्र तथा मैंग्रोव आवास में पाए जाते हैं। आपको पता है मैंग्रोव हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में होते हैं, मैंग्रोव वन। ठीक है, और भारत में यह ज़्यादातर सुंदरबन के मैंग्रोव वन, हिमालय की तलहटी तथा पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। और फिशिंग कैट को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड सूची में भी शामिल किया गया है, इसमें वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है, जबकि इसे एक प्रकार से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है, वर्ष 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का राजकीय पशु घोषित किया है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिशिंग कैट को किस राज्य के द्वारा राजकीय पशु घोषित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा। जबकि 2020 में चिल्का विकास प्राधिकरण यहाँ पर फिशिंग कैट को चिल्का झील का दूत घोषित किया गया था 2020 में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का, हमारे देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य। आपको पता है अभी हाल ही में हमारे देश में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को TX2 अवार्ड दिया गया, यानी एक प्रकार से टाइगर की संख्या 2 गुना होने पर ये आपका अवार्ड दिया जाता है। TX2 अवार्ड दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ठीक है, देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर? राजस्थान सरकार के द्वारा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। और ये रामगढ़ विषधारी जो आपका बाघ अभ्यारण्य है राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा तथा कोटा जिले में विस्तृत है, जिसे देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा श्री विल्लीपुतुर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य तथा आपका मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को श्री विल्लीपुतुर मोगामलाई बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया गया था, जो आपका कहां पर है? तमिलनाडु में, ये फरवरी 2021 में। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है? तो रणथंबोर है, 2007 में इसको बाघ अभ्यारण्य में शामिल किया गया था। सरिस्का जो एक प्रकार से पक्षी अभ्यारण्य भी है। मुकुंदरा हिल्स 2013 में, रामगढ़ विषधारी अभी 2022 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रकार से कितने हैं टोटल? तो 4 बाघ अभ्यारण्य है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का, हमारे देश का पहला सीवीड पार्क। कौन सा? हमारे देश का पहला सीवीड पार्क अभी हाल ही में कहां पर? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। कहां पर? तमिलनाडु में। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रखी जाएगी। और ये जो सीवीड आपका है ये है क्या? तो एक प्रकार के लाल, हरे, भूरे प्रकार के एक समुद्री शैवाल होते हैं, जिनका कई अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपके सीवीड हैं ये कई अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग होता है। सीवीड का ये खाने के रूप में भी प्रयोग आते हैं आपके शैवाल, उसके अलावा व्यापारिक औद्योगिक कार्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन तटस्थ कृषि। ये आपका कार्बन तटस्थ कृषि जो है ये
इसका तात्पर्य क्या है, तो कृषि के दौरान होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तथा अवशोषण के बीच में संतुलन को स्थापित करना। ठीक है, इसी को कहते हैं कार्बन तटस्थ कृषि, यानी एक प्रकार से हमारे पर्यावरण में संतुलन की अवस्था को बनाए रखना। और केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है भारत का, वो कौन सा बन गया है, केरल बना है कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने वाला हमारे देश का पहला राज्य। और पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के 13 कृषि क्षेत्रों में कार्बन तटस्थ कृषि की शुरुआत की गई है, इसको लागू किया गया है। दूसरे चरण में कुल 140 विधानसभा क्षेत्रों में यह कृषि प्रणाली लागू किया जाएगा। ये लेकिन पॉइंट याद रखिएगा कि केरला के द्वारा सबसे पहली बार इस आपके कार्बन तटस्थ कृषि की शुरुआत की गई है। कहाँ पर, देश में सबसे पहली बार, तो केरल राज्य में। नेक्स्ट हमारा है COP4, यानी ये आपका जो है पारे पर मिनामाता अभिशमय, इसको COP4 का जो है अभी हाल ही में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मिनामाता ये एक प्रकार के जगह का नाम है जो कहाँ पर है, तो ये आपका जापान में है। ठीक है, पहला इसका जो कन्वेंशन है वो मिनामाता में हुआ था, बल्कि इसमें मिनामाता एक प्रकार की बीमारी है जो एक महामारी के रूप में जापान के उस विस्तृत क्षेत्र पर फैली थी, जिसके कारण उस विशेष क्षेत्र का नाम मिनामाता पड़ गया। और तभी से वहाँ पर उस बीमारी के रूप में उसके एक प्रकार से उसी के लिए एक चर्चा होती है, जिसको मिनामाता कन्वेंशन भी कहते हैं। COP4 ये आपका चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, पहला जो आपका है 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ था। दूसरा जो है आपका 21 से 25 मार्च को बाली इंडोनेशिया में हुआ था, जहां पर इस बार आपका G20 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मिनामाता अभिशमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। जबकि हालांकि यह जो घोषणा पत्र है ये गैर बाध्यकारी है, यानी कोई भी देश इसमें पूरी तरह से एक प्रकार से वो बंधा नहीं है, अपनी इच्छा के अनुरूप वो कार्य कर सकता है। पारे पर मिनामाता अभिशमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। ये याद रखिएगा, ये जापान का ही एक शहर है। ठीक है, मिनामाता कहाँ पर है, जापान में, जहाँ पर 1950 के दशक में मिनामाता रोग का एक केंद्र बन चुका था। ठीक है, मिनामाता रोग का एक केंद्र बन चुका था, याद रखिएगा, जापान में है। मिनामाता रोग ये पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है और भारत ने वर्ष 2014 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। 2013 में इसको शुरुआत किया गया था, 2014 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 में इसकी पुष्टि की थी और 2017 में ये आपका भारत में लागू हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। कौन सा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, यानी आपके दुनिया में कहाँ पर कौन से देश में एयर की क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर कितना प्रदूषण है हवा में, इन सारी चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट पेश किया गया है। स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपकी है, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में टोटल 117 देशों को शामिल किया गया है और इसमें उनके 2.5 PM के आंकड़ों को यहाँ पर दर्शक एक प्रकार से इसी पर आधारित है आपका ये रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान। इन देश, ये जो आपके देश हैं, ये शीर्ष पर हैं जहां पर सबसे खराब एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। ठीक है, और इस दृष्टि से जो भारत है यहाँ पर, ये कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। ठीक है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत 5वें स्थान पर है इस रैंकिंग में, यानी अच्छी रैंकिंग भारत की नहीं है इस रिपोर्ट के हिसाब से। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, तो हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में कौन नामित है, तो उसका नाम है नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी। दुनिया में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है इसमें, तो बांग्लादेश है, उसके बाद आपका चाड है, फिर पाकिस्तान है, भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डीप ओशन मिशन। कौन सा, डीप ओशन मिशन। ये आपका 16 मार्च 2022 को विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कितने वर्ष के लिए अभियान है, तो 5 वर्ष की आपके अवधि के लिए अभियान लागू किया गया है। और इस मिशन की कुछ लागत कितनी है टोटल, तो लगभग 4077 करोड़ रुपए इस डीप ओशन मिशन की लागत है। इसका कार्य क्या है, तो एक प्रकार से समुद्र में, गहरे समुद्र में जो संसाधन हैं उन पर
भारत की एक प्रकार से भारत की पहुंच वहां तक होना इसका मुख्य उद्देश्य है डीप ओशन मिशन का, जिसमें यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस मिशन को कार्यान्वयन करने हेतु एक नोडल मंत्रालय भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। और ये जो पनडुब्बी आपकी जो बनेगी, इसी के साथ ही भारत जो है कुछ विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा ये उपलब्धि हासिल करने वाला, जिसमें अमेरिका शामिल है, फ्रांस शामिल है, जापान है, रूस है तथा चाइना, यानी ये 5 देश इसमें शामिल हैं और भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा इसके विकास के साथ ही। इस आपके मिशन का यानी डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटेलिक नूडल्स, यहाँ पर आपके नोड्यूल्स की खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली की भी विकसित किया जाएगा। और डीप ओशन मिशन और महासागरीय संस्थानों आपके संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक प्रकार से समुद्री संसाधनों से भारत को इकोनॉमी को मजबूत बनाना, ठीक है, उसी को कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन के सहयोग से संचालित किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 30 तक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया है। यानी ये पूरा 2021 से लेकर के 2030 तक का जो वर्ष है ये पूरा एक महासागरों के लिए दशक के रूप में इसको घोषित किया गया है। इस पूरे दशक को किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अरावली जैव विविधता पार्क। कौन सा? अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला ओएशियम स्थल, ठीक है। अरावली आपको पता है, अरावली भारत का सबसे प्राचीन एक प्रकार से पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम यहाँ पर घोषित किया गया है और ये दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा दिया गया है, ठीक है। गुरुग्राम में ये आपका 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन यानी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट में परिवर्तित करने के लिए इसके माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया है। और यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम तथा IIM गुड़गांव का एक संयुक्त पहल है। किसके द्वारा? गुरुग्राम नगर निगम और IIM गुड़गांव, इन दोनों का संयुक्त पहल है, जिसे लगभग 392 एकड़ के क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2018 में पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार ये जो पार्क है आपका, ये दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो आपका अरावली क्षेत्र का ये पार्क पड़ता है, ठीक है। और अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने वर्ष 2031 तक यानी आपके 2031 तक के लिए अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? तो गुरुग्राम नगर निगम ने समझौता किया है हीरो मोटोकॉर्प के साथ में। ओईसीएम क्या है? तो एक प्रकार से ओईसीएम का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 अवार्ड। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि तमिलनाडु में आपका एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको अभी हाल ही में TX2 अवार्ड दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। और ये आपका इसी के साथ बर्दिया नेशनल पार्क जो आपका नेपाल में है, इसे भी TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेपाल में आपका है खाटा वन संरक्षण क्षेत्र, इसको बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है और इसे वर्ष 2013 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। यह अभ्यारण्य जो आपका है नीलगिरी जैवमंडल भूदृश्य का एक अंग है, जहां विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। और 2011 में इस बाघ अभ्यारण्य में मात्र 25 थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 80 हो चुकी है, यानी 3 गुना से ज़्यादा बाघ हो चुके हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, जिसके लिए इसे TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021।
ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट यानी भारत में वन की क्या स्थिति है, भारत में वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, कौन से राज्य में कितना क्षेत्रफल में वनावरण वृक्षावरण है, परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, भारत की ये कौन सी रिपोर्ट है, तो याद रखिएगा ये 17वीं रिपोर्ट है। और देश में कुल वन और कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। जहाँ पर इसको हम एक प्रकार से सर्कल करेंगे वहाँ पर वो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 24.62%, यानी देश का जो टोटल प्रतिशत है आपका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका जो है उसका 24.62% है, जो एक प्रकार से वन और वृक्षों से आच्छादित है। इसमें देश में कुल वनावरण कितना है, तो लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का लगभग 21.71% है, यानी लगभग 21.71% है। जबकि आपका जो 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है, तो ये लगभग 95,748 किलोमीटर है। 95,748 किलोमीटर है आपका वृक्षावरण, यानी पूरे देश के टोटल परसेंटेज का लगभग 2.91% है। ठीक है, 2.1 आपका कितना 91%, यानी अगर आप यहाँ पर आप इसको दोनों को ऐड करेंगे 21.71 2.91, तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा पूरे देश में टोटल कुल आपका जो वृक्षावरण और वनावरण है। ठीक है, इस आपकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो उसका नाम है मिजोरम 84.53% के साथ में, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है। और इस रिपोर्ट में आपके अगर देश में वनावरण की बात की जाए आपके, तो लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर लगभग पूरे विश्व के क्षेत्र पूरे देश के क्षेत्रफल के 0.22% क्षेत्रफल में, तथा वृक्षावरण में लगभग 721 वर्ग किलोमीटर, यानी आपका लगभग 0.76, तथा कुल वनावरण तथा वृक्षावरण में टोटल मिलाकर के इसी दोनों को अगर जोड़ दें तो 2261 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है इस नए रिपोर्ट के आधार पर। इसमें 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो शीर्ष 5 कौन कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 537, कर्नाटका में 155, झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है। उसके अलावा इस आपकी रिपोर्ट में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है हमारे देश में, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में। शीर्ष कम से कम आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश पहले पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पर है, तीसरे पर है छत्तीसगढ़। जबकि उत्तर प्रदेश में जो वनावरण की स्थिति है वो लगभग 14,817 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 6.15% है। कितना, पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 6.15% है पूरे उत्तर प्रदेश में। और 2019 की तुलना में ये आपका उत्तर प्रदेश की जो वनावरण है इसमें 12 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग पूरे क्षेत्रफल में 0.08% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस आपके रिपोर्ट में आपके उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो लगभग 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है, तो 3.08% है यहाँ पर वृक्षावरण के मामले में। और उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल टोटल अगर कर दिया जाए तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो लगभग 22,238 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला आपके प्रतिशतता वाले अगर जिले की बात करें तो न्यूनतम प्रतिशतता भदोही में है 0.37, मैनपुरी में 0.49% तथा देवरिया में 0.60, यानी सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्रफल वाला एक प्रकार से प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो भदोही। लेकिन अगर प्रतिशतता वाले आपके सर्वाधिक वनावरण वाले बात किया जाए उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है सोनभद्र में 35.29, उसके अलावा चंदौली में
21.78, फिर है चित्रकूट में यानी 19.64%। जबकि देश में अगर सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वनों की बात की जाए तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कितना? पूरे देश का लगभग 42.35% मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। जबकि इस रिपोर्ट में आपके देश के मैंग्रोव आवरण में लगभग 17 वर्ग किलोमीटर यानी 0.34% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 0.34% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो जितने भी आपके वन से संबंधित चीजें थी। अगला हमारा है काजू वैली आर्द्रभूमि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। काजू वैली आर्द्रभूमि, जिसको अभी हाल ही में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कहाँ का? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में कितने पक्षी अभ्यारण्य हो चुके हैं? तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, 16 पक्षी अभ्यारण्य हो चुके हैं। और 16वां कौन सा है? तो काजू वैली आर्द्रभूमि। आपका दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और ये जो आपकी आर्द्रभूमि है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। ये आपका वन्नूर तथा मरक्कनम ये आपका तालुका में स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु आपका जो राज्य है हमारे दक्षिण भारत में। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वन्नूर और मरक्कम तालुका के 51 से 51 लगभग हेक्टेयर संयुक्त क्षेत्रफल को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, राज्य का 16वां। और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। आपको पता है आर्द्रभूमि दिवस या आपका शुष्क भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी दिन रामसर स्थलों की भी घोषणा की जाती है। और हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 64। इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर आपका पुलिकट झील। नेक्स्ट हमारा है स्मॉग टावर। कौन सा? स्मॉग टावर। ये एक प्रकार से स्मॉग टावर जो है एक प्रकार से प्रदूषण को यानी जो प्रदूषित वायु है उसको अपनी तरफ खींचने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है स्मॉग टावर। ये आपका नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है आनंद विहार नई दिल्ली में एक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। ये जो है भारत का पहला स्मॉग टावर है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आनंद विहार नई दिल्ली में। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रदूषण के मामले में, आपके वायु प्रदूषण के मामले में सर्वाधिक सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो उसका नाम दिल्ली है। और इसलिए इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर दिल्ली में आनंद विहार में भारत का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। इसका एक प्रकार से थीम या विषय रखा गया है। क्या है? स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। नेक्स्ट हमारा है यह जो आपका स्मॉग टावर है एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्मित किया गया है। और आनंद विहार में स्थित या 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मॉग टावर है, या एक प्रकार से डाउन ड्रॉप्ड प्रकार का है, अर्थात यानी जो प्रदूषित वायु है उसको हवा के यानी टावर के ऊपरी भाग में प्रवेश करती है और निचली भाग से हवा को वो साफ करके बाहर निकालती है। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये जो आपका स्मॉग टावर है यहाँ पर ऊपर से हवा इसमें प्रवेश करती है और निचले भाग से उसे वो बाहर की तरफ भेजती है, जिसके माध्यम से हवा को शुद्ध करने का काम किया जाता है। और टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो नई दिल्ली आनंद विहार में। कितनी ऊंचाई है? तो 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP यानी एक प्रकार से जो आपके गैर प्राप्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण पोर्टल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? प्रण नामक के एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। और उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर 2021 में नवंबर में नोएडा में स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी अगर पूरे भारत के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भारत में पूरे पहला स्मॉग टावर आनंद विहार नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर नोएडा में स्थापित किया गया है। इसी समय आपका प्रण नाम का एक पोर्टल यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जो किस लिए है? तो एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु के लिए है। ठीक है, यानी वायु स्वच्छता से इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारा है पराग कैलेंडर। कौन सा? पराग कैलेंडर। ये आपका जो पराग कैलेंडर है ये किसके द्वारा? तो पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा?
पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, नाम है पराग। ठीक है, पराग कैलेंडर इसका नाम है, याद रखिएगा। और पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई वायुजनित पराग और उसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया। यानी 2 वर्षों के पूरे मौसमी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद इस आपके कैलेंडर को विकसित किया गया कि मौसम किस प्रकार से परिवर्तित होता है, कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं हमारे इस प्रकार के मौसमी परिवर्तन में, उनके आधार पर इस कैलेंडर को तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रथम डुडोंग संरक्षण रिजर्व आपका कहां पर है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी आपने देखा काजू वैली आपका पक्षी अभ्यारण्य 16वां, उसके अलावा डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में, ऊर्जा द्वीप भी इसी तमिलनाडु के द्वारा और डेनमार्क की सहायता से बनाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है और इस डुगोंग संरक्षण केंद्र का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर अधिरामपट्टिनम से लेकर के अमापट्टिनम तक पाकिस्तान की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में यह आपका विस्तारित होगा। ठीक है, यह आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं जो आपके डुगोंग हैं। उसके अलावा डुगोंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जारी की जाने वाली रेड सूची में एक वल्नरेबल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, वल्नरेबल की श्रेणी के अंतर्गत इस डुगोंग को रखा गया है, जिसके लिए संरक्षण केंद्र तमिलनाडु के द्वारा स्थापित किया गया है एक विस्तृत क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आपका मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार क्षेत्र में ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है, डुगोंग क्या है, तो एक प्रकार का जलीय स्तनपायी जीव है। ठीक है, जिसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, शी काऊ के नाम से जाना जाता है इसे, और प्रत्येक वर्ष 28 मई को डुगोंग दिवस मनाया जाता है। विश्व डुगोंग दिवस 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। यानी एक प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यह फैसला लिया गया है कि सीसा युक्त पेट्रोल से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, यह आपका 20 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा है, लंबा अभियान चल रहा है कि पेट्रोल से जो है एक प्रकार से पेट्रोल जो आपका उसको शीशा से मुक्त किया जाए। ठीक है, इसमें जुलाई में 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला सबसे अंतिम देश बना है। यानी इसके पहले ये जो आपका अल्जीरिया है, यहाँ पर जो पेट्रोल प्रयोग किया जाता था वो शीशा युक्त होता था, लेकिन इसके पहले लगभग सारे देशों ने इससे अपने आप को मुक्त कर लिया है शीशा युक्त पेट्रोल से, लेकिन अल्जीरिया ने अभी लास्ट में घोषणा किया है, यानी सबसे अंतिम देश बना है अल्जीरिया। नेक्स्ट हमारा है रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा। आपको पता है विश्व विरासत स्थल, यानी विश्व विरासत स्थलों की जो एक प्रकार से घोषणा है यूनेस्को के द्वारा की जाती है। और अभी हाल ही में हमारे देश में 39वें और 40वें इस आपके विश्व विरासत स्थल की घोषणा की गई है, जिसमें 39वां आपका रामप्पा टेम्पल है और 40वां आपका है धौलावीरा। ठीक है, ये आपका है तेलंगाना में और ये आपका है गुजरात में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इतना आपका एनफ है। लेकिन इसकी घोषणा कहाँ पर की गई है, तो विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक में चाइना के फुजोऊ नामक स्थान पर यह आपकी बैठक संपन्न हुई है, जहां पर इसकी घोषणा की गई। इसमें 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस 34 नए स्थलों में 2 कहां से हैं, तो 2 हैं भारत से। ठीक है, वो कौन कौन से स्थल हैं, तो इन स्थलों में 29 जो आपके हैं सांस्कृतिक हैं तथा 5 यहाँ पर प्राकृतिक स्थल इसमें शामिल हैं। और याद रखिएगा कि इन स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के जो 167 देश हैं उनमें से कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 1154 हो चुकी है, जिनमें से 897 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, जबकि 218 जो हैं ये प्राकृतिक स्थल हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यानी पूरी दुनिया में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, तो 1154 है, जिनमें से सांस्कृतिक स्थल हैं 897 और 218 हैं प्राकृतिक स्थल और 39 आपके मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए जिसमें ब्रिटेन की जो लिवरपूल है, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। किससे, तो ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को, और रामप्पा मंदिर को भारत का जो है 39वां तथा धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये इतने पॉइंट याद रखिएगा, कितने नए स्थल हो चुके हैं। उसके अलावा
टोटल कितने स्थलों को शामिल किया गया है, भारत में कौन कौन से नए शामिल हुए हैं, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सुपर 40 यानी भारत में अब टोटल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 40 हो चुकी है। और इसी के साथ भारत सुपर 40 के क्लब में शामिल हो चुका है, यानी ऐसे देश जहाँ पर विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 से ज़्यादा है। ठीक है, इस सूची में शामिल हो गया है। यानी भारत के अलावा और कौन कौन है, तो इटली है 58, फ्रांस में 49 विश्व विरासत स्थल हैं, जर्मनी में 51 है, स्पेन में 49 है, चाइना में 56 हैं। और ये सारे ऐसे देश हैं जो सुपर 40 के अंतर्गत आते हैं और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। इस प्रकार से आज का हमारा सेशन, यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बनते थे वैज्ञानिक परिदृश्य में, इस पार्ट से संबंधित वो सारे आपकी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक नया सेशन, इसके बाद एक वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जितना आपका आज डिस्कस किया गया, जो भी एनालिसिस थी, आज का सेशन कैसा था, कमेंट में आंसर करके सारे लोग बताइएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।